एसएससी टीसीएस के केमिस्ट्री सेक्शन में हम लोग पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं। और ये तो रह गया कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी ये मेंडलीफ का था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये मेंडलीफ का था 1869 में, 1889 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ द्वारा दिया गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और जब पहली बार 1869 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने इंट्रोड्यूस किया था, उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स थे। इन प्रेजेंट टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उस समय तो 63 थे, नाउ कितने हैं 118, 118 एलिमेंट है अभी, 118 एलिमेंट्स है। ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, बीच वाला पी ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। और ये हो गया पी ब्लॉक 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पी ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आवर्त सारणी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो ये मेंडलीफ को ही आवर्त सारणी का फादर कहा जाता है। मेंडलीफ इज नोन एज आवर्त सारणी के पिता, फादर ऑफ आवर्त पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो उस समय 63 एलिमेंट्स थे। हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं रोज, एंड वर्टिकल को क्या बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो आवर्त सारणी में हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं रो, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं कॉलम। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या है, कितने समूह हैं, टोटल 18 समूह है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 18 समूह है। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे करके 18 ग्रुप्स है। समूह को इंग्लिश में क्या कहते हैं ग्रुप, तो 18 ग्रुप्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आधुनिक आवर्त सारणी में खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, इसको ग्रुप्स कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़ी रेखाएं हैं ऐसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, ये हो गया, इसे ग्रुप्स कहते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 ऐसे करके ग्रुप्स। और ये क्या हो गया पीरियड, ठीक है, तो ये पीरियड्स हो गया, और ये क्या हो गया ग्रुप्स हो गया। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 रेखाएं पीरियड कहलाती है। आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्वों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। देखो एक ही ग्रुप के अगर एलिमेंट्स है, ग्रुप का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, तो उनकी सामान्य विशेषताएं क्या होंगी कि इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल्स आर सेम, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल्स आर सेम। जैसे एक ही ग्रुप का क्या हो जाएगा हीलियम, ऐसे कर दो हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। हीलियम, ये नोबल गैसेस भी हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन एक्जी और जेडन और रेडॉन, जेनॉन हो गया और रेडॉन हो गया। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन और रेडॉन, इसमें कितने एलिमेंट टोटल कितने हो गए 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। अगला, समूह शून्य के तत्वों को कहा जाता है, समूह 0 के एलिमेंट्स को क्या कहता है, यही है नोबल एलिमेंट्स, इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, नोबल गैसेस या फिर ग्रुप 0 एलिमेंट, ग्रुप 0 एलिमेंट्स।
हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, आरएन। अगला, न्यूलैंड का अष्टक ऑक्टेट रूल था। न्यूलैंड का कौन सा रूल था? न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था। न्यूलैंड के आवधिक वर्गीकरण में 10वां तत्व मिलता जुलता है, तो ये थर्ड से, तीसरे से 10वां तत्व मिलता जुलता है, क्योंकि ऑक्टेट रूल था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद फिर रिपीट करेगा 9 और 10। तो ऑक्टेट रूल में क्या हो गया, थर्ड एलिमेंट जो होगा वो 10वें तत्व से मिलेगा। और न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था, ये कब आया था? 1865 में। अष्टक नियम हिंदी में इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आता अभी टीसीएस में पूछा गया था कि न्यूलैंड का कौन सा नियम है, तो अष्टक नियम है। हैलोजन से संबंधित है, तो हैलोजन ग्रुप कौन सा ग्रुप हो गया? ये पी ब्लॉक हो गया ना, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन में क्या क्या आएगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेटिन। ये हैलोजन ग्रुप हो गए। यानी ये क्या होंगे, इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। अगला, संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं। देखो ये लेंथेनाइड हो गया, ये एक्टिनाइड हो गया। टोटल 14 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, एफ ब्लॉक है क्या ये एफ ब्लॉक हो गया। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट से एफ ब्लॉक में आते हैं। डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट होते हैं, ये बीच वाला ब्लॉक है डी ब्लॉक। ठीक है, देखो इसमें 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये डी ब्लॉक हो गया। इसी को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। अगला, आवर्त सारणी के दाईं ओर के तत्वों को कहते हैं। तो दाईं ओर के तत्वों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में दाईं ओर मतलब राइट साइड। एक तो लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। तो राइट साइड के जो एलिमेंट है उनको क्या कहना है? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वो मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाले मेटल्स को एलिमेंट्स कह लो, एलिमेंट्स को नॉन मेटल कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले मेटल्स को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, तो द्वितीय आवर्त यानी सेकंड आवर्त में तत्वों की संख्या कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। और एक 10 होगा ना, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 एलिमेंट्स हैं आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, यानी सेकंड पीरियड में। देखो फर्स्ट पीरियड नहीं, सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 8 एलिमेंट्स हैं सेकंड पीरियड में। ठीक है, अगला, दुर्लभ यानी रेयर अर्थ मेटल्स। दुर्लभ पृथ्वी धातु का प्रथम धातु कौन है? तो ये हो गया सीरेनियम। सीरियम हो गया ना, सीरियम। रेयर अर्थ मेटल्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सीरियम। सीरियम का साइन क्या है? Se। तो देखो पहला लेटर सीरियम का हो गया Sc, और फिर इसका पूरा नेम क्या हो गया? RiUm। ये फर्स्ट मेटल है, प्रथम धातु रेयर अर्थ मेटल्स का। रेयर अर्थ मेटल्स दुर्लभ मृदा धातु है। और ये कौन सा ग्रुप हो गया? लेंथेनाइड ग्रुप हो गया। इसे फर्स्ट को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड नॉइड्स। और सेकंड को क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स। चलो आगे, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल हो गया ना, तो के वर्गीकरण के नियम में निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व है? तो
थोरियम जो था वो लास्ट एलिमेंट था। न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल में थोरियम को लास्ट एलिमेंट कहते हैं, लास्ट एलिमेंट। और ऑक्टेट रूल कब आया था? 1865 में। डोवर्नियर का त्रिक नियम था, यानी ट्राइड्स रूल था। डोवर्नियर का ट्राइड्स रूल था। दैट लिथियम और सोडियम भी शामिल है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये हो गया डोवर्नियर का त्रिक नियम, इसे कहते हैं ट्राइड्स रूल। ट्राइड्स रूल या फिर हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिक नियम। ये कब आया था? 1817 में, 1817 में डोवर्नियर का त्रिक रूल। इसका थर्ड एलिमेंट क्या है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम। ठीक है, 1817 में एलिमेंट ये आए थे सब, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, फिर क्या क्या है देखो, ये तो फर्स्ट रो का हो गया, पहला रो का हो गया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन तीन का ग्रुप बनाया था। सेकंड ग्रुप क्या हो गया? कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, ये तीसरा ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप। थर्ड ग्रुप क्या हो गया? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन ग्रुप हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आता है रिलेट करने के लिए। तो अगर तुमको ये ग्रुप नहीं याद रहेगा, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये तो हैलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो हैलोजन हो गया। ये क्या हो गया? मेटल्स हो गए। और ये क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। नॉन मेटल्स या फिर हैलोजन, हैलोजन ग्रुप कहते हैं इसे ना, हैलोजन ग्रुप। ये हो गया मेटल्स का, मेटल एलिमेंट्स हो गए। और ये याद करना, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणधर्मों को उनका आवर्त फलन माना जाता था। तो तत्वों का जो गुणधर्म था उसे क्या कहते थे? एटॉमिक मास। In Mendelic periodic table, the properties of elements are considered as periodic function of their atomic mass. तो एटॉमिक मास यानी मास नंबर। अच्छा, मास नंबर और एटॉमिक मास अलग होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? ये मास ऑफ न्यूक्लियाई। और मास नंबर क्या हो गया? सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स को n से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन्स को p से डिनोट करते हैं, प्लस प्रोटॉन्स, ये होता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, स्मॉल p से डिनोट करते हैं इसको। प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, तीनों को स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स में रखा गया है। एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। आवर्त सारणी में एक समूह के सभी तत्वों का गुणधर्म समान क्या होता है? एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ही समूह के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम होंगे। समूह का मतलब क्या होता है? ऐसे वाले वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? समूह या फिर ग्रुप। उनमें क्या क्वालिटीज होती है? उसमें ये क्वालिटीज होती है कि उनमें सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहला तो हो गया सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होगा? सेम होगा। ऐसे लिखो इसको, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को स्मॉल ई से और एस लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कर लो, इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, विल बी सेम, विल बी सेम लिख लो, सेम होंगे। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, सेम होगी। दूसरी चीज, ऊपर से जब नीचे जाओगे तो इनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करेगा। तीसरी चीज क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर शिल्डिंग इफेक्ट, SHIELDING, शिल्डिंग इफेक्ट, ऐसे तो आता नहीं है बट लिख लो, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। शिल्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीजेज, यानी ऊपर से नीचे जाने पर शिल्डिंग इफेक्ट क्या बढ़ता जाएगा, क्योंकि बाहरी इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, न्यूक्लियाई का पावर कम होता जाएगा। तो तीसरी चीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान हो जाएगा ना, ऊपर से जब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा। तो यानी ऊपर से जब नीचे जाओगे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, मेटल्स का पावर इंक्रीज हो रहा है, मेटेलिक पावर इंक्रीजेस। निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब निगेटिविटी, इलेक्ट्रिक निगेटिविटी कहते हैं इससे, विद्युत ऋणात्मकता। तो ये सबसे अधिक किसकी विद्युत ऋणात्मकता है, तो एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की विद्युत ऋणात्मकता कितनी है, +3, यानी एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तब ये एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है। प्लस का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, दे चुका है। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना इसकी जो है न्यूट्रल एलिमेंट में आएगा, न्यूट्रलाइज होगा। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होगी, 3। ऋणात्मकता का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लेने की प्रवृत्ति। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लेने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन्स, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स लेने की प्रवृत्ति। जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, लेने की प्रवृत्ति। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में रखिए तो सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है, 19 होता है ना, फिर हेलिना की रब से फरियाद, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर इंक्रीमेंट। तो ऐसे कर लो ना, सबसे ज़्यादा नीचे जाने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। तो हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और स्कैंडियम। पीरियोडिक टेबल वाले सेशन में मैंने पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक बताया था ना, हीलिना की रब से फरियाद, हीलिना की रब से, अगेन मैं लिखवा देता हूँ, फरियाद। यानी हीलिना से क्या हो गया, हीलियम, ना से क्या हो गया, ही से हो गया हीलियम, ना से क्या हो गया सोडियम, के की से क्या हो गया पोटेशियम, रब से क्या हो गया रुबिडियम, और सी एस से क्या हो गया सीजियम, और फरियाद से क्या हो गया फ्रांसियम, FR। तो हीलिना की रब से फरियाद हो गया, और ये ऐसे स्टार मार्क ऐसे कर लो, हीलिना, ना से सोडियम, की यानी पोटेशियम, रब से रुबिडियम, सी एस से सीजियम हो जाएगा ना सीजियम, और फरियाद से FR, फरियाद हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हीलिना की रब से फरियाद, ये सीजियम हो गया, ये फ्रांसियम हो गया। तो जैसे ऊपर से नीचे जाओगे, जब मैंने बताया था ना कि जब भी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक
नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। तो बस ऊपर से नीचे जाओ तो बढ़ता जाएगा रेडियस ना, ऐसे। तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2015 तक ज्ञात सबसे भारी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या था? तो ये था 118। टोटल 118 ग्रुप एलिमेंट्स है ना प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। टोटल 118 एलिमेंट्स आर देयर प्रेजेंट्स। ठीक, आगे। जिस तत्व का प्रथम आयनन विभव सबसे अधिक है वो है, आयनन विभव का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल of an isolated gaseous atom in its ground state is called ionization energy। आयोनाइज करना है ना, तो किसी भी एलिमेंट को आयोनाइज करने का मतलब क्या होगा? या तो उस पर प्लस चार्ज लगा दो, सपोज करो ये एलिमेंट ए है, तो ए को आयोनाइज करने का मतलब हो गया ए पर या तो प्लस चार्ज लगा दो या माइनस चार्ज लगा दो। प्लस चार्ज का मतलब क्या होगा? इससे इलेक्ट्रॉन ले लो। और माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया? इससे इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, प्लस का मतलब हो गया ये एलिमेंट क्या करेगा? माइनस है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, ऐसे लिख लो, क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आएगा ना, ये उल्टा मैं लिखवा दिया हूँ। वैसे बोला हूँ सही, लेकिन प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, रिमूव होना, रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे समझो। इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्वाइन होना। ठीक है, तो प्लस किसी एलिमेंट पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उससे लिया गया है, वो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। माइनस का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन ज्वाइन हुआ है, आके इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में ऐड हुआ है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन, तो सपोज करो मान लो ये न्यूक्लियाई है, इसमें क्या है? न्यूट्रॉन है और क्या है? प्रोटॉन्स हैं। और ये सेल्स हैं जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, चक्कर लगा रहे हैं। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इसके सेंटर पॉइंट से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होती है वही एटॉमिक रेडियस होता है। न्यूक्लियस के सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस का सपोज करिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर, और इसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस हो गया, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये एटॉमिक रेडियस होता है। ये सपोज करो मान लो ये डिस्टेंस d है, तो यही हो गया एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस हो गई वही हो गई एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है ना। जब भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो एटॉमिक नंबर क्या करता है? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर हॉरिजॉन्टल रो क्या बताता है? हॉरिजॉन्टल एरो क्या बताता है? वर्टिकल एरो, ये ग्रुप बताता है ना। तो ऊपर से नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। सो अभी भाई तुम मान लो किसी से दूर कोई चीज़ है, रस्साकसी वाले गेम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति सबसे दूर होता है उसको खींचना आसान होता है। तो मान लो कि और दूर हो जाए तो फिर बाहर वाले को आसान है ना इसको निकाल देना आसानी से।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, जिसका रेडियस कम होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी खींचने के लिए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन पास है तो इसका डिस्टेंस और पास है ना, तो इसको खींचने में कम एनर्जी लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ से खींचोगे इसका अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा, लेकिन जब ये दूर चला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई बाहर सेल का और इलेक्ट्रॉन है तो उसको खींचने में आसानी होगी। तो जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगी जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जिसका एटॉमिक रेडियस कम होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखो इसमें किसके एटॉमिक, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। बोरान का क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 5। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6। तो सबसे कम किसका है, बोरान का है ना, तो इसको आयोनाइजेशन विभव सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन देखो इसका 7 है। कार्बन का शायद 6 ही होता है। सब तो ठीक लिखे हैं, बोरान होना चाहिए इसका। जिस तत्व का प्रथम आयनन विभव सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। आंसर नाइट्रोजन है इसका। तो नाइट्रोजन ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हालांकि बोरान का 5 होता है तो इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचना में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जो एनर्जी लगती है रिमूव करने में, वही होता है ना आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो इसमें ज़्यादा लगना चाहिए था बोरान में, लेकिन लग रहा है इसमें नाइट्रोजन में। चलो अगला क्वेश्चन। सब किसमें उच्चतम आयनीकरण क्षमता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब इनर्ट गैस हैव लार्जेस्ट size in their respective period but have a highest ionization potential. Highest ionization energy, low ionization energy in cesium periodic table और highest ionization energy in periodic table helium। देखो highest ionization energy किसका, हीलियम का है। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हीलिना की रब से फरियाद। देखो बोरान हो गया ना। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो गया, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो देखो नोबेल गैसेस का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये नोबेल गैसेज हैं। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। इनकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल ये सीजियम का है। सीजियम इसका क्या है, लोएस्ट है। और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है हीलियम का है। लेकिन ऑप्शन में हीलियम दिया नहीं था, इसलिए बोरान होगा इसका आंसर। उच्चतम आयनीकरण आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये बोरान का होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में उच्चतम है, इसका कारण क्या है, हाईएस्ट बिगर साइज। इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन कितना एक दूसरे से, द साइज फ्लोरीन इज टू स्मॉल एज द साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इनसाइड द पीरियड वेयर एज क्लोरीन हैज अ लार्जर साइड। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो ये क्या होता है, पीरियड इसको कहते हैं ना। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट वाले को पीरियड कहते हैं और ऊपर से नीचे वाले को क्या कहते हैं, ग्रुप। तो लेफ्ट से राइट जब जाओगे ना तो एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन यानी F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये तो हाइड्रोजन ग्रुप हो गया ना। लेफ्ट से राइट जाना है, लेफ्ट से राइट में कुछ ले लेते हैं हम। देखो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ले लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इधर से इधर जाओगे तो क्या करेगा, रेडियस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीन क्या है, एफ है ना, एफ का क्या एल होता है, 6 होता है, 9 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। एफ की फ्लोरीन का क्या एटॉमिक नंबर होता है, 9। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। तो देखो इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा है, इसका साइज ज़्यादा है, तो इसका साइज ज़्यादा है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो गई, कम होगी। और जिसका साइज कम है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कितना स्ट्रांगली बांधे हुए है ये बताता है। तो बिगर साइज रहेगा, जैसे ये न्यूक्लियस का पॉइंट है और ये ऐसे सेल्स हैं, और सेल्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, ठीक है, मान लो ये सेल बताओगे तो बाहर साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन होगा, साइज चूंकि रेडियस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर जो ये अट्रैक्शन पावर है ये वीक पड़ जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब बांधे रखना, भाईचारा, इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ कैसे भाईचारा है, कितना मजबूती से वो पकड़ा है। तो जिसका रेडियस कम होगा वो मजबूती से पकड़ा होगा, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। क्योंकि क्लोरीन का ज़्यादा क्यों नहीं है, फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में उच्चतम है, इसका कारण यह है बिगर साइज। न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे, तो ये 56 एलिमेंट्स हैं। न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल के अनुसार जो कि 1865 का है, इसमें न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल में एलिमेंट्स कितने थे, 56। तो देखो 65 है ना, 65 को अगर उल्टा कर दोगे तो 56 आ जाएगा, ये याद करने का ट्रिक हो गया। तो न्यूलैंड के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे, 65 एलिमेंट्स इन न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के प्रथम आयनन विभव के क्रम में बताइए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखने के लिए न्यूट्रल एटम में सोचना है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखने के लिए यूनी पॉजिटिव कैटायन बनाना है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में डबल पॉजिटिव कैटायन बनाना है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब न्यूट्रल एटम देखना है, न्यूट्रल पोजीशन में। तो देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ये क्रम हो जाएगा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर क्या हो गया, सिलिकॉन। सबसे पहले तत्वों के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। तो सबसे पहले डोवर्नियर आया था ना, ट्रिक रूल था डोवर्नियर का, 1817 का डोवर्नियर का ट्रिक रूल था। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध के साथ होता है, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध के साथ होता है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ है। बेरिलियम किसके साथ है, एल्युमिनियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ है, एल्यूमिनियम के साथ। तो Be ये एल्यूमिनियम के साथ है, Al। विकर्ण संबंध मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और उसके नीचे वाला थर्ड ग्रुप, ये तो सेकंड पीरियड हो गया ना। थर्ड पीरियड क्या हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो लिथियम मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु क्रमांक क्षार धातु से संबंधित है, क्षार धातु से संबंधित कौन सा परमाणु क्रमांक है। तो 9, 17, 35 और 53। क्यों भाई, देखो 8 और 1 9, 2, 6, 2 और 7। क्षार धातुएं वो धातु होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 9 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 होगा ना। पहले सेल में 2 भर दोगे, फिर बचा हुआ 7 हो गया।
तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना तब तो ऑक्टेट पूरा होगा, और ये क्या होगा, नोबल गैस में जाएगा। हर तत्व क्या चाहता है कि वो नोबल गैस बने। तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। क्षार धातुएं वो धातु होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखती हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखती हैं। ठीक है, तो 9 हो गया। फिर 17 के लिए क्या हो गया, 2 8, 17 के लिए क्या हो गया, 2 8 10, 2 8 10 और 7 17। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 35 के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 18 18 36, 2 8 8, ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p और 6s। कैसे होता है, ऐसे क्रॉस बनाते चलते हैं, 1s फिर 2s 2p, ठीक है, सिंगल क्रॉस नहीं होता, ऐसे होता है 1s फिर क्या होता है 2s 2p फिर क्या होता है 3s 3p 3d। तो ये हो गया 1s फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d फिर 4p। ये लाइन सीधी नहीं बन रही है। फिर 4d 5p और 6s और फिर 4f। 4f हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4f। तो भी इसका ऐड कर लेते हैं। 35 है ना, तो 1s 2s से चलाते हैं, क्योंकि छोटे थे तो हम आराम से बना दिए, बड़ा हो गया है। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 1s भरेगा फिर 2s आ जाएगा, 2s2 2p 6p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर p के बाद क्या रहा है 3s2 फिर 3p6, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। 3p के बाद 4s2 4s, देखो 1s फिर ऊपर से 2s फिर 2p 3s, देखो एरो का साइन देख रहे हो ना, इधर की तरफ है। फिर 3p 4s उसके बाद 3d, तो 3p के बाद 4s आएगा उसके बाद 3d। d में कितने होता है 10 होता है। क्यों, इधर लिख लो एक साइड, s p d और f में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। s में होता है 2, p में होता है 6, d में होता है 10 और f में होता है 14। f में होता है 14। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 2 4 6 10 2 12, ये 10 10 10 20 और 10 30 5 35। डी के बाद क्या आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, 4p 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया 35 का। तो ये इलेक्ट्रॉन चाह रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 6p पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जैसे सबको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी। तो ये सारे एलिमेंट्सों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैंने बता दिया। और डिफरेंस देखो, पहले का डिफरेंस क्या है 8, दूसरे का डिफरेंस क्या है 18, तीसरे का डिफरेंस क्या है 32 32। 2 8 18 8 18, देखो 18 ऐड कर दोगे तो 53 हो जाएगा। 2 8 18 18 ऐसे करके डिफरेंस है। तो ये भी याद करने का एक मतलब क्वेश्चन टिक करने का क्या हो गया, डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 8 का हो गया फिर 18 फिर 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही तो होता है, 2 8 18 18 ऐसे करके होता है ना, 32 32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 37 9 3 एंड 5 डिफरेंस देख लो
किस तत्व की संयोजकता निर्भर करती, किसी तत्व की संयोजकता निर्भर करती किस पे, संयोजकता यानी वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, मास नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। यही वैलेंसी बताता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैलेंसी बताएगा। चलो अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन की आयनन एनर्जी ऑक्सीजन की आयनन एनर्जी के कंपैरेटिवली अधिक होती है क्योंकि नाइट्रोजन में होता है तो स्टेबल हाफ फिल्ड 2p सब लेवल। आयनाइजेशन एनर्जी अब बना लेते हैं, नाइट्रोजन क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 5 7, ये नाइट्रोजन का हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन क्या हो गया 8, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 2 2 4 और 4 8, 2p4 होगा ना, 2p4 हो जाएगा। तो देखो p के लास्ट एलिमेंट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनन एनर्जी ऑक्सीजन की आयनन एनर्जी के कंपैरेटिवली क्या है ज़्यादा। ठीक है, 3 2 5 2 7 ये 3 है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है क्योंकि इसमें स्टेबल हाफ फिल्ड 2p सब। अब देखो p को फिल्ड करना है तो p को ऐसे फिल्ड करोगे ना, p में 3 ग्रुप बनाओगे, 1 1 2 और 1 3, स्टेबल हाफ फिल्ड है। और इसमें देखो फिलिंग कैसे होता है, तीनों को बना के एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले और फिर जब बचता है देखो एक 4 इलेक्ट्रॉन है ना p में, तो ये स्टेबल हाफ फिल्ड नहीं है, ये स्टेबल हाफ फिल्ड है। सब लेवल, ठीक है, सब ऑर्बिटल इसे बोलते हैं, स्टेबल हाफ फिल्ड सब ऑर्बिटल। निम्नलिखित 4 तत्वों में जिनमें से एक का आयनन विभव सबसे अधिक है, तो ये आर्गन हो गया, आर्गन यानी Ar, इसका आयनन विभव क्या है सबसे अधिक है। आर्गन क्या है, नोबल गैस है ना, हीलियम नियॉन आर्गन, तो नोबल गैसेस का जिन्हें इनर्ट गैस भी कहते हैं या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनको क्या कहते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस या फिर जीरो ग्रुप एलिमेंट, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। हैज़ अ हाईएस्ट आयोनाइजेशन, हैज़ अ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, हालांकि पिछले स्लाइड में मैंने ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु तरल अवस्था में है, तो लिक्विड फॉर्म में तो मरकरी होता है ना, मरकरी क्या होता है लिक्विड फॉर्मेट में होता है, Hg से डिनोट करते हैं ना मरकरी को, Hg। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 80, Hg का एटॉमिक नंबर क्या होता है 80। और कौन कौन से एलिमेंट है, तो सीजियम है, फ्रांसियम है, Hg है, गैलियम है, बोरान है, बोरान एकमात्र धातु है, Hg क्या है
और ये बोरान अधातु है, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में होता है। ब्रोमीन होता है ना, ये बोरान है। चलो तो ये सारी चीजें, एक और लिख लो ब्रोमीन। ब्रोमीन यानी बी फॉर बोरान होता है ना, ब्रोमीन ही है ये। तो ये ब्रोमीन है, ये एकमात्र ऐसा अधातु है जो तरल अवस्था में होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका नाम क्या है, ब्रोमीन। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 35। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 35। Hg यानी पारे का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 80। ये क्या है, धातु है। पारा क्या है, ये धातु है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम आयनीकरण क्षमता है। तो हाईएस्ट बताए थे ना, हीलियम नोबल गैसेस में होती हैं। तो हीलियम के पास क्या है, हीलियम यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद क्या हो, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 हो गया ना। 10 के पास कौन आ गया, 8, 7, 6, फ्लोरीन 6 हो गया। तो फ्लोरीन का द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप एंड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। बता ही चुके हैं हम कि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप से बॉटम में जाने पर आई से डिनोट करते हैं। आई क्या करता है, टॉप से बॉटम में जाने पर डिक्रीज करता है। तो जैसे टॉप से बॉटम जाओगे वैसे डिक्रीज का भी साइन बन जाएगा। और लेफ्ट से राइट जाने पर, देखो ये लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ये इंक्रीज करता है। तो किसका उच्चतम है, देख लो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है ना, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि लेफ्ट से राइट करने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ज़्यादा होगी क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई। ऐसे लगा लो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर, तो ये पारा हो गया ना, जो कमरे के तापमान पर क्या तरल अवस्था में नहीं पाया जाता है। देखो क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है, नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन से पाए जाते थे, अभी प्रीवियस में मैंने बताया था, सोडियम नहीं पाया, क्योंकि सोडियम क्या है, धातु है। सोडियम एक धातु है, ये तरल अवस्था में नहीं पाया जाता। बाकी ब्रोमीन ये अधातु है, ये पाया जाता है। गैलियम, ये तीनों तरल अवस्था में पाए जाते हैं। और Hg के बारे में बताए थे ना, ये पारा एकमात्र धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र धातु, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। पिछले स्लाइड पे मैंने बता चुका हूँ। और देखो अगेन आगे भैया क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक है। सबसे अधिक धात्विक कौन तत्व है, तो बेरिलियम, गैलियम, ठीक है। ये ग्रुप देखो, पहले ग्रुप मिलाते हैं। ये क्या है, पी फॉर फास्फोरस, एस्टेंसियम, और फास्फोरस ये हो गया एस्टेंसियम, Sb और Bi। तो देखो धात्विकता क्या होती है, मेटॉलिक, मेटॉलिक पावर, या फिर मेटॉलिक जो है प्रवृत्ति को इंग्लिश में टेंडेंसी, मेटालिक टेंडेंसी। ये टॉप से बॉटम जाने पर क्या करती, इंक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा Bi की हो जाएगा, देखो। उसके बाद क्या होगा, Sb का, फिर तो देखो मैं इंक्रीमेंट का बना देता हूँ, तो हो जाएगा यही, ये ग्रुप अगर उठाते हो, ये वाला ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन का, फिर क्या हो जाएगा, फास्फोरस, फिर As एस्टेंसियम, फिर Sb, और फिर क्या हो गया, Bi। अगला, निम्नलिखित में से किस आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति का आकार सबसे बड़ा है। तो ये नाइट्रोजन का आकार सबसे बड़ा होगा ना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ले चुका है।
जब 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो इसका सेल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद सेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे ना, ज़्यादा बढ़ जाएगा सेल की इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है हाईएस्ट साइज, तो ये नाइट्रोजन का हो जाएगा N3। क्यों भाई, क्यों हाईएस्ट साइड होगा, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7। न्यूट्रल पे चलते हैं, ये सारे न्यूट्रल एलिमेंट्स का ले लेते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में मैग्नीशियम का क्या होता है 12, फ्लोरीन का क्या होता है 6 और सोडियम का क्या होता है 11। अच्छा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है 9 होता है। तो देखो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ से N-3 में कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 10 हो जाएगा। Mg क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो Mg2 पॉजिटिव, ये भी 10 एलिमेंट हो गया। बाकी सोडियम वोडियम का पता ही है तुमको। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साइड किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है लिया है। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। तो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर जब इलेक्ट्रॉन लोगे तो वैलेंस सेल में जाएगा ना, वैलेंस सेल सबसे पहले भरेगा, तो उसकी साइज क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन -3 का क्या होगा, एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। किसने अभी तक खोजे जाने वाले कुछ के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, उनकी आवर्त सारणी में अंतराल के आधार पर तत्वों के, तो मेंडलीफ हो गया ना, अभी तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी चल रही है। निम्नलिखित में से किसे शून्य इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं, जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी। तो जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होता है, नून की है ना, जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसकी हो जाएगी, नॉन मेटल्स हो गए, ये मेटल्स हो गए, एल्कली अर्थ मेटल्स हो गए, नाइट्रोजन ग्रुप हेलोजन ग्रुप एलिमेंट हो गया, फिर क्लैकोजन ग्रुप एलिमेंट हो गया, नियोन हो गया ना, नियोन नोबेल गैस में आता है, तो ये क्या होगा डी नियोन, जो कि शून्य इलेक्ट्रॉनिक जीरो इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी किसकी होती है, नोबेल गैसेस से। तो नाइट्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, फ्लोरीन है नहीं, नियोन है, NEION, ठीक है। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को कस के बांधे हुए है, न्यूक्लियस क्या है इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ा हो, तो जिसका रेडियस कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे ज्यादा होगी। देख लो किसका रेडियस कम है, फ्लोरीन का 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है, जिसमें एलिमेंट्स कम होंगे उसका रेडियस 17, ये हो गया। ब्रोमीन का क्या हो गया, आयोडीन, तो ये तो बड़े एलिमेंट हो गए ना, तो ऐसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसमें फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, ऐसा क्यों, तो देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, मिलाओ। देखो फ्लोरीन क्या था 9 था और क्लोरीन क्या था 17 था, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं फ्लोरीन का, फ्लोरीन यानी 9, 1s2 2s2 2p5, तो इसमें p में हाफ फील्ड है नहीं ना, देखो 1 2 3, p का 3 ग्रुप बनता है, 1 2 3 4 5, एक हाफ फील्ड नहीं हुआ ना। और देखो इसका देखो क्लोरीन का, देखो क्लोरीन यानी 17, इसका देखो 1s2 2s2 2p6 2p6 6 4 10, 3s2 3p5, 5 2 7 और 10 17, तो देखो p में कितने एलिमेंट्स हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए ना। और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे अधिक क्यों है, क्योंकि देखो ये 3 ग्रुप बनेगा सिर्फ 4 और 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे ज्यादा हो गई फ्लोरीन के, क्लोरीन के। 3 होगा ना, रुको ये चेक भी करना है ना, 3 2 5 और 6 4 10 15, ये 17 है, 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17,
तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या करती है, टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज करती है। अधिकतम घनत्व वाली धातु है तो ऑस्मियम सबसे ज़्यादा घनत्व धातु, ऑस्मियम, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है ऑस्मियम। ये वन लाइनर है, स्टैंडर्ड है, याद रखना। ऑस्मियम का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर ब्लॉक है कोई ऑस्मियम का, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ब्लॉक है तो उसका वेट कितना होगा, 22.59 ग्राम। तो सेशन कंप्लीट हुआ, इस सेशन को डाइंड करते हैं। याद करने का ऑस्मियम का तरीका देख लो, 2 2 4, उसके बाद नंबर क्या आएगा 5, और ग्राम है ना जी, तो जी को 9 से ही तो 9 के जैसा ही बनाया जाता है। तो ये बस इस तरह से याद कर लेना, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन से, स्टार मार्क कर लो। तो अभी सेशन को डाइंड करते हैं, छोटा सा सेशन था, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो और थ्योरी क्लासेस मेरी देख लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, केमिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस।